नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टारगेट एनटीजीसी नेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आमतौर पर पेपर में और एक ईज़ी टॉपिक है। इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है और कुछ ऐसा पढ़ने का भी नहीं है इसमें खास। आप इस वीडियो को अगर देख लेंगे, तो आपके ज़्यादा डाउट्स इस टॉपिक के क्लियर हो जाएँगे और कैसे क्वेश्चन्स आ सकते हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। और अलग से आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ पीडीएफ मैं डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। ऑल्दो बहुत ईज़ी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। हम इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिए, पॉज़ कर कर देखिए, नोट्स बना लीजिए इस वीडियो में से, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 में एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स बनाए थे, जो कि 2016 तक इनेक्टेड रहे हैं। उसके बाद कि वक़्त बदला, चेंजेज़ आए कई सारे, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इन रूल्स को मॉडिफ़ाई किया। क्या कह सकते हैं, हमने अमेंड किया। तो उसका अमेंडमेंट लेके आए गवर्नमेंट 2016 में। तो 2016 में जब उसका अमेंडमेंट किया गया, तब ये कहलाए गए द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। उससे पहले जो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में क्या चेंजेज़ आए, उससे पहले क्या हुआ करता था, इसको हम धीरे-धीरे समझेंगे। पहले क्या था कि कुछ 10 कैटेगरीज़ में वेस्ट को डिवाइड करते थे, बट अब वही कैटेगरीज़ 4 कर दी गई हैं। ऐसे कुछ और सारे चेंजेस किए गए, जैसे क्लोरीनेटेड पॉलीबैग का यूज़ डिस्कार्ड करने का बात कही गई। कई सारे चेंजेस लाए गए। तो क्या चेंजेस आए हैं वो थोड़ा हम समझेंगे और कितने चेंजेस किए गए और चेंजेस किस बेसिस पे किए गए, किस पावर के थ्रू करे गए, वो है आपकी 6, 8 एंड 25। इन पावर के बेसिस पे गवर्नमेंट ने इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 1998 को चेंज किया और उस चेंज करने के बाद रूल्स कहलाए द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है? कोई भी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल और रिसर्च एक्टिविटीज पर्टेनिंग thereto और इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल और इन हेल्थ कैंप्स। यानी कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि किसी ट्रीटमेंट के दौरान, किसी के इलाज के दौरान, किसी के इम्यूनाइजेशन के दौरान, वैक्सीनेशन के दौरान या किसी भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ या बायोलॉजिकल एक्टिविटी के दौरान जनरेट होता है, उस वेस्ट को कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसमें समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं। ये समझ लीजिए कहीं भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ हो रही है, मेडिकल रिलेटेड चीज़ हो रही है, चाहे वो रिसर्च एक्टिविटी हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, उससे जो भी वेस्ट जनरेट होगा, जैसे मान लिया आप कहीं गए इंजेक्शन लगवाने, आपने इंजेक्शन लगवाया, आपके इंजेक्शन लगाने के बाद वो जो इंजेक्शन है, वो एक बायोमेडिकल वेस्ट है। अपने आपकी बैंडेज हुई, कहीं पे आपको चोट लगी और आपने उस बैंडेज को फिर रिमूव किया, तो जो बैंडेज है वो बायोमेडिकल वेस्ट है। तो देयरफॉर जो भी वेस्ट किसी भी मेडिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान जनरेट हो रहा है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग या एनिमल या फिर रिसर्च एक्टिविटी के दौरान, तो उसको हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो दूसरा एक टर्म आता है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। वो क्या होती है? तो जहाँ कहीं भी इस बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट होगा या इसका डिस्पोजल होगा या इसका मतलब जनरेशन के बाद जहाँ पे वो जाएगा, जहाँ पे उसको ट्रीट करके डिस्पोज ऑफ करा जाएगा, तो उस जगह को कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। इन सब के बारे में आगे और जानेंगे अच्छे से। फिलहाल बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, वो चीज़ आप आई होप समझ गए होंगे। क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016? देखिए, गवर्नमेंट ने बायोमेडिकल वेस्ट क्या है वो आप समझ गए। अब गवर्नमेंट ने इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए। तो उन रूल्स को ही कहा जाता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। और इस रूल्स का क्या है, गाइडलाइंस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की हैं, सो दैट कलेक्शन, सेपरेशन, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल of biomedical waste generated by the healthcare facilities and research laboratories to lessen the impact on the environment। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट अगर जनरली मान लीजिए किसी का कोई ऑपरेशन हुआ, तो कई सारे फ्लूइड्स, कई सारे ब्लड हो सकता है, वो सब कुछ निकलता है। वो सब अगर हम रैंडमली कहीं लैंडफिल में फेंक दें या कहीं डस्टबिन में किसी घर के आगे डस्टबिन खड़ा खड़ा हुआ है, उसमें हम जाके वो वेस्ट फेंक दें, तो क्या हो सकता है, कल कोई जानवर उसमें जाके उसको निकाल सकता है, फैला सकता है, किसी बच्चे के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, कोई वायरस हो सकता है जो फैल सकता है इस तरीके से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बायोमेडिकल वेस्ट की हैंडलिंग थोड़ी-सी अलग होती है और इम्पोर्टेंट होती है हमारे कॉमन वेस्ट से, या हम जिसे कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट से। उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि इससे रिस्क थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हैं।
देयरफॉर इनके लिए सेपरेट रूल्स बनाना गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था। 1998 में बनाए गए थे रूल्स, बट उसमें कुछ खामियां थी, उसको चेंज किया गया, अमेंडमेंट किए गए। 2016 में फिर से वो रूल्स चेंज करके बनाए गए। वो उस रूल्स में क्या है, गाइडलाइंस ही है, किस तरह उसको डिस्पोज ऑफ करना है, किस तरह सेपरेशन करना है, किस तरह उसकी हैंडलिंग करनी है, उसके रिगार्डिंग सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए गए। फिर ये रूल्स किस पे अप्लाई होते हैं? देखिए, ये रूल्स हर उस व्यक्ति पे अप्लाई होंगे जो कि बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट करेगा, कलेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, स्टोर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रीट करेगा, डिस्पोज करेगा और हैंडल करेगा। यानी कि हो सकता है हॉस्पिटल्स, स्टार्ट कहाँ से होगा बायोमेडिकल वेस्ट? हॉस्पिटल्स हो सकता है, नर्सिंग होम्स हो सकता है, क्लिनिक्स में जनरेट हो सकता है, डिस्पेंसरीज में जनरेट हो सकता है, वेटनरी इंस्टीट्यूशन में जनरेट हो सकता है, एनिमल हाउसेज में हो सकता है, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज में हो सकता है, ब्लड बैंक्स, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो सकता है। तो फिर उसका जहाँ जनरेट होगा वहाँ उसको सेग्रीगेट करना होगा, उसको हैंडल करना होगा, उसको स्टोर करना होगा, उसको भेजना होगा। तो ये सारे काम में जो-जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबको ऊपर ये रूल्स अप्लाई होते हैं। फिर समझते हैं इसकी ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज़ल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट को। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अगर आप पीडीएफ पढ़ेंगे, जो ऑफिशियल गज़ेट जिसे कहते हैं, उसमें 2 शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में क्या दिया गया है, किस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट को आप सेग्रीगेट करेंगे, किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट होगी। हर एक बायोमेडिकल वेस्ट अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरीज़ जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। उन 4 कैटेगरीज़ के बेसिस पे कैसे आप उसे ट्रीट करेंगे, कैसे पहले तो आप सेग्रीगेट करेंगे, मतलब आप एट द सोर्स ऑफ जनरेशन जहाँ पे वो जनरेट हो रहा है, वहीं पे उसको सेग्रीगेट कर देंगे, वहीं पे उसको अलग कर देंगे और उसके बाद उसको आप ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भेजेंगे, जहाँ उसका ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट कैसे होगा वो भी उन्होंने उसमें बताया हुआ है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑक्यूपायर क्या करेगा? ऑक्यूपायर कौन होता है? जहाँ पे जो वेस्ट जनरेट कर रहा है। ऑक्यूपायर क्या करेगा? उस वेस्ट को हैंड ओवर करेगा सेग्रीगेट करने के बाद। सेग्रीगेट कहाँ होगा? सोर्स पे हो जाएगा। जहाँ पे जनरेट हो रहा है, वहीं सेग्रीगेट होगा और उसको हैंड ओवर करेगा कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में। इसके रिगार्डिंग में कुछ रूल्स हैं जो हम आगे समझेंगे। फिर यहाँ आके इसका फाइनल डिस्पोज़ल होगा। कोई भी जो ऑक्यूपायर है, यानी कि हॉस्पिटल हो गया, कोई बड़ा हॉस्पिटल, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल आपके शहर का, और वो चाहे कि यार हमारे पास तो बहुत पैसा, हम अपनी एक ट्रीटमेंट, एक वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी डेवलप कर लेते हैं, तो वैसा नहीं कर सकता है। कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी डेवलप की जाएगी अनटिल एंड अनलेस कोई कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी 75 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस पे अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कोई 70 कोई हॉस्पिटल ए है और इसके आसपास 75 किलोमीटर तक कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये अपनी एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी, इसको बोलते हैं कैप्टिव ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ये डेवलप कर सकता है। और अगर इसके पास कोई कोई भी अगर ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, तो इसको अपना वेस्ट वहाँ ट्रीटमेंट के लिए देना पड़ेगा। दिस इज़ द रूल जो कि ट्रीटमेंट डिस्पोजल में यूज़ होता है। वही बात है, शेड्यूल 1 को और शेड्यूल 2 को हम थोड़ा समझेंगे बाद में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सोर्स पे जहाँ पे भी वेस्ट जनरेट होगा, वहीं पे सेग्रीगेट किया जाएगा, वहीं पे उसका उस सेग्रीगेट करने का भी टेक्नीक है। अलग-अलग कलर कोडेड बैग्स हैं जिसमें उसको सेग्रीगेट करना होगा और ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भेजना होगा। और ट्रीटमेंट फैसिलिटी शेड्यूल 2 में किस तरीके से स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, उसके कॉम्प्लायंस में, उनके बेसिस पे इसको अ, ट्रीट करेंगे। अब बात करते हैं सेग्रीगेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, शेड्यूल 1 में कलर कोडेड दिए गए हैं, 4 कलर कोड हैं, जो कि होता है आपका येलो, रेड, ब्लू एंड व्हाइट, जिसको हम ट्रांसलूसेंट भी कह सकते हैं। ये 4 कैटेगरी अगर हम डिस्कस अभी करेंगे, आप फिलहाल समझ लीजिए 4 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें वेस्ट को एट द सोर्स सेग्रीगेट किया जाएगा। उसके बाद हर बैग के ऊपर जो है एक लेबल लगाया जाएगा, जो कि सब रूल 2 में दिया हुआ है, जो कि लेबल ये है। ये लेबल जो है, ये हर वेस्ट के ऊपर, वेस्ट बैग के ऊपर रहेगा, ताकि पता चले कि इसके अंदर बायो हज़ार्डस वेस्ट है। और साइटोटॉक्सिक हज़ार्डस सिंबल भी रहेगा, अगर किसी में मेडिसिन वगैरह साइटोटॉक्सिक मेडिसिन रखी हुई हैं, तो वहाँ पे इस सिंबल को लगाया जाएगा। जो ऑपरेटर है, मतलब जो वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का ऑपरेटर है, वो क्या करेगा, वो
उस प्रेमिसेस से, ऑक्यूपायर के प्रेमिसेस से ऑफ साइट बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में अगर लेके जा रहा है, तो उस व्हीकल पे भी उसको ये बायो हजार्ड वाला लेबल लगाना पड़ेगा। कोई भी अनट्रीटेड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो है, वो नॉट मोर बियॉन्ड 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं आप। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कोई भी वेस्ट जो है 48 आवर्स से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। कोई भी ऑक्यूपायर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, इनको 48 आवर्स से ज़्यादा स्टोर नहीं करेंगे। इसको हम तुरंत के तुरंत भेज देंगे ट्रीटमेंट फैसिलिटी में। माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट जो है और अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट हैं, उनको प्री ट्रीट किया जाता है बाय स्टेरिलाइजेशन टू लॉग 6 और डिसइंफेक्शन टू लॉग 4, जो कि वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के बेसिस पे उसको पैक करा जाएगा और उसको कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भेजा जाएगा। अब समझते हैं कैटेगरीज को। सबसे पहली जो कैटेगरी है वह येलो कैटेगरी। येलो में जो है आपका एनाटॉमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट, कीमोथेरेपी वेस्ट, डिस्कार्डेड लिनेंस एंड मेडिसिन्स एंड लेबोरेटरी वेस्ट आता है। एनाटॉमिकल वेस्ट क्या हो गया? मान लीजिए जो शरीर से इंसान के शरीर की कुछ पार्ट हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है, फीटस हो सकता है, इस टाइप की जो भी चीज़ इंसान की बॉडी से निकाली जा रही हैं, उसको एनाटॉमिकल वेस्ट कैटेगरी में आते हैं। केमिकल्स हो सकते हैं, वो हो गए। सॉइल वेस्ट क्या हो गया? कुछ मान लीजिए खून से किसी का खून रोका गया, पस रोका गया किसी कॉटन से, तो वो चीज़ हो सकती हैं। उसके बाद कीमोथेरेपी के दौरान जो वेस्ट निकलता है, वो हो सकता है। डिस्कार्डेड लेने मतलब चादर वगैरह जो होती हैं, जो ब्लड में या फिर पस में या किसी चीज़ में सॉइल हो जाती हैं, उनको भी हम इसमें येलो कैटेगरी में रखते हैं। और मेडिकल और लेबोरेटरी वेस्ट जो है, वो भी इसमें आता है। इस वेस्ट को जो है येलो कैटेगरी में रखते हैं, यानी येलो कलर के प्लास्टिक कंटेनर और आइदर प्लास्टिक बैग या फिर प्लास्टिक कंटेनर में रखा जाएगा, जिसके ऊपर लोगो जो है वो रहेगा। फिर दूसरा हम बात करेंगे रेड कैटेगरी की। रेड कैटेगरी वेस्ट में क्या होगा? ट्यूबिंग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, इंट्रावीनस ट्यूब्स, कैथेटर्स एंड ग्रेन्यूल सिरिंजेस विदाउट नीडल्स। सिरिंजेस की जो नीडल हम हटा देंगे, उसके बाद जो प्लास्टिक जितना प्लास्टिक वेस्ट है जो जनरेट हो रहा है, उसको जो है रेड कैटेगरी में रखा जाता है। ये प्लास्टिक वेस्ट पहले तो ट्रीट होगा, ट्रीटमेंट के बाद इसका रिसाइक्लिंग होगी। इसके बारे में हम अब आगे कैसे-कैसे ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिर तीसरी कैटेगरी है, वो आपकी ब्लू कैटेगरी है। ब्लू कैटेगरी में है आपके ग्लास वेस्ट एंड मेटालिक इम्प्लांट्स। ग्लासवेयर, जितना भी ग्लासवेयर यूज़ हो रहा है, बॉटल्स हो गई, कोई भी ग्लास का इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो यूज़ हो रहा है, उन सबको इसमें रखा जाएगा। पेट्री डिशेज़ हो गई, सबको इस कैटेगरी में रखा जाएगा और ग्लास वेस्ट को ब्लू कलर के बैग में रखेंगे और रखने के बाद उसके ऊपर लोगो रहेगा, ब्लू कलर का बैग या फिर कंटेनर में रखा जाएगा। फिर मेटल शार्प्स हो गए। मेटल शार्प्स यानी कि जो भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जिनकी शार्प है, जैसे निडल्स हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, ब्लेड्स हो गए, जो यूज़ होते हैं, उसको डिस्कार्ड करते वक़्त इनको रखा जाएगा आपका व्हाइट कैटेगरी में। एक कैटेगरी और होती है ब्लैक कलर की, जिसमें हजार्डस हजार्डस और अदर वेस्ट रखा जाता है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट इन दी क्या बोलेंगे आपको, वेस्ट मैनेजमेंट, इसका वेस्ट मैनेजमेंट रूल में आता है। ये दिस कम्स अंडर हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपाउंडरी मूवमेंट रूल्स के अंडर में होता है। तो ब्लैक कैटेगरी बैग में और भी जितने भी चीज़ें हो गई, मान लीजिए सफाई वगैरह के लिए हो गई, जो भी हॉस्पिटल और जो चीज़ जनरेट होंगी, उसको इसमें रखा जाएगा। बट मेनली जो 4 कैटेगरीज़, येलो, रेड, ब्लू एंड व्हाइट कैटेगरी के अंदर ये डिवाइड किया जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट ऑफ येलो वेस्ट को, येलो कैटेगरी वेस्ट। तो इसमें क्या है, हमने आपको समझा दिया क्या कौन से वेस्ट इसमें आते हैं। जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट हैं, सबसे पहले उनको एट द सोर्स कलेक्ट किया जाएगा और उसको प्री ट्रीट किया जाएगा बाय ऑटोक्लेविंग। इन्फेक्शियस वेस्ट एक्सपेक्ट ब्लड बैग्स एंड माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट को पहले अलग करा जाएगा और ब्लड बैग्स जो होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। जो भी और इन्फेक्शियस वेस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल और ब्लड बैग्स, इनको ब्लड बैग्स और माइक्रोबायोलॉजिकल को हम स्टरलाइज़ करते हैं पहले, उसके बाद उसको हम भेजते हैं डिस्पोज़ल फैसिलिटी में। अदर वेस्ट को हम सीधा पैक करते हैं और सीधा डिस्पोज़ल फैसिलिटी में जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है डिस्पोज़ल फैसिलिटी में? यहाँ इनका होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है? यानी कि उसको पूरी तरीके से बर्न आउट करा जाता है, जला दिया जाता है और ऐश को हज़ार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज फैसिलिटी द्वारा डिस्पोज़ ऑफ किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि कोई कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट फैसिलिटी कॉमन नहीं है,
तो CTF यानी कि कैप्टिव ट्रीटमेंट फैसिलिटी में उसको ट्रीट किया जाएगा, लेकिन उसमें भी कंडीशंस सेम होंगी, यानी कि इंसिनरेशन किया जाएगा उसका और ऐश को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे समझ गए होंगे येलो कैटेगरी वेस्ट को कैसे रखा जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, तैयारी तो करते हैं बट ये नहीं सोचते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हमसे। तो ये समझिए थोड़ा सा, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। मान लीजिए वो कह देंगे कि 4 आपको मेथड दे दिए, कि ऑटोक्लेविंग दे दिया, आपको स्टेरलाइजेशन दे दिया, 4 ABCD कोई 4 आपको मेथड दे दिए, लास्ट में इंसिनरेशन दे दिया, और आपसे पूछा कि येलो कैटेगरी वेस्ट के लिए कौन-सा मेथोडोलॉजी यूज़ होती है? तो इसका सही आंसर होगा इंसिनरेशन। इस तरीके से इसको आप करेंगे। तो आई होप आपको ये येलो कैटेगरी वेस्ट कैसे ट्रीट होगा वो समझ आ गया होगा। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, अगर आप PDF पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझेंगे चीज़ों को। ऑल्दो इतना ही आपके लिए फ़िलहाल पेपर वाइज़ इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे रेड कैटेगरी वेस्ट की। रेड कैटेगरी वेस्ट क्या था? जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या है, ये वेस्ट कलेक्ट करा जाएगा और कलेक्ट करने के बाद सीधा इसको भेजेंगे हम कॉमन ट्रीटमेंट वेस्ट फैसिलिटी में। कलेक्ट किसमें किया जाएगा? रेड कलर बैग में, जिसके ऊपर हजारडस वेस्ट का वाला सिंबल होगा। वहाँ क्या इसके साथ करा जाएगा, इसको ऑटोक्लेव स्टरलाइज़ करा जाता है। स्टरलाइजिंग के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑटोक्लेव यूज़ कर सकते हैं, अ, या फिर माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। उसको करने के बाद इसको श्रेडिंग या म्यूटिलेशन के लिए भेजा जाता है। श्रेडिंग का मतलब क्या है? मतलब कि जो बड़ा एक श्रेडर लगा होता है, उसमें बड़े-बड़े प्लास्टिक वेस्ट को मान लीजिए डाल दिया जाता है और वो उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में, पेलेट्स फॉर्म में चेंज कर देगा। तो श्रेडिंग या म्यूटिलेशन कहा जाता है। उसके बाद इसको भेजा जाता है ऑथराइज़्ड रिसाइक्लिंग और एनर्जी रिकवरी के लिए। रिसाइक्लिंग यानी इसका आप कुछ और चीज़ें प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर इसको फॉर बर्निंग एज़ डीज़ल वगैरह का प्लास्टिक कन्वर्जन होता है फ्यूल के फॉर्म में, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट जो भी यहाँ पे जनरेट होगा, कभी भी इट इज़ रिकमेंडेड दैट शुड नॉट बी सेंट टू लैंडफिल साइट। लैंडफिल साइट पे ही नहीं भेजा जाएगा। लैंडफिल साइट पे क्या भेजा जाएगा? ये ऐश। ऐश हो सकता है आप लैंडफिल साइट पे भेज सकते हैं, बट प्लास्टिक वेस्ट हमेशा रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। फिर ग्लास शार्प्स की बात करेंगे, यानी कि ब्लू कैटेगरी वेस्ट की बात करेंगे। ब्लू कैटेगरी वेस्ट जो है, उसे सेग्रीगेट किया जाता है और सेग्रीगेट करने के बाद डायरेक्टली जो है भेजा जाता है कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में। अगर कॉमन नहीं है तो CTF में भेजा जाएगा। वहाँ जाने के बाद या तो उसको डिटर्जेंट के थ्रू क्लीन कर सकते हैं, क्लीनिंग विद डिटर्जेंट एंड वाटर, या फिर ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव के थ्रू से क्लीन करते हैं, या फिर हाइड्रोक्लेव भी यूज़ कर सकते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। इसको क्लीन करने के बाद इनको फिर से रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जा सकता है। तो दिस इज़ द मेथोडोलॉजी यूज़। यहाँ पे जो क्लीनिंग और डिटर्जेंट यूज़ के साथ जो क्लीनिंग वाला प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, डबल बकेट डिसइंफेक्शन विद 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ग्लासवेयर शार्प्स को क्लीन करने के लिए 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद उसको क्लीन करने के बाद इट इज़ सेंट फॉर ऑथराइज्ड रिसाइक्लर्स फॉर रिसाइक्लिंग। इसको भी लैंडफिल साइट पे नहीं भेजा जाता है। फिर हम बात करेंगे मेटल शार्प्स की। मेटल शार्प्स जो यूज़ होते हैं, उनको हम सेग्रीगेट करते हैं व्हाइट या फिर ट्रांसलूसेंट बैग में। उनको सीधा हम भेजते हैं हमारे कॉमन ट्रीटमेंट वेस्ट फैसिलिटी में। कॉमन ट्रीटमेंट वेस्ट फैसिलिटी में उसका ड्राई हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर उसको ऑटोक्लेव के थ्रू भी क्लीन करा जा सकता है। दोनों मेथड इसमें अलाउड है। उसे करने के बाद इनकी शेडिंग शेडिंग होती है। शेडिंग क्या, मैंने आप समझाया था भाई, बड़े पार्ट्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, शेड किया जाता है, और उसके बाद इनको भेजा जाता है इन मेटल कंटेनर्स के अंदर बंद करके, इन सीमेंट कंक्रीट जहाँ पे बनता है वहाँ, या फिर आयरन फाउंड्रीज़ में जहाँ पे आयरन की चीज़ें बनाई जाती हैं, वहाँ इसको आयरन के साथ मिक्स कर सकते हैं, या अदर यूज़ में मेटल वाले यूज़ में आप इसको ले सकते हैं। इसका भी रिसाइक्लिंग एक तरीके से किया जाता है। तो आई होप आपको ये 4 जो कैटेगरीज़ है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है समझ में आ गया होगा। PDF पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आइदर उसमें भी यही सब दिया हुआ है, थोड़ा-सा टफ वे में दिया हुआ है, मैंने आपको ईज़िली जितना समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया। फिर जो है शेड्यूल 2 की बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो हर ट्रीटमेंट करने के लिए अगर हम ऑटोक्लेव कर रहे हैं तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो दिए गए हैं शेड्यूल 2 में। वैक्यूम वैक्यूम ऑटोक्लेव के लिए जो है वो है 120
121 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। अगर रेसिडेंस टाइम जो है वो 45 मिनट्स है और जो प्रेशर है 15 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर रेसिडेंट टाइम 30 मिनट है, यानी कि ऑटोक्लेव के अंदर 30 मिनट तक रखा जाता है, तो वहाँ पे 135 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है 31 पीएसआई होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे ग्रेविटी ऑटोफ्लो की। उसके अंदर 121 डिग्री सेल्सियस और 15 पीएसआई प्रेशर जो कि 60 मिनट तक रहेगा। 135 डिग्री सेल्सियस और 31 पीएसआई का प्रेशर जो कि 45 मिनट्स तक रहेगा। और 30 मिनट्स अगर रखेंगे तो उसके लिए 149 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 52 पीएसआई का प्रेशर जो है वो रहेगा। साथ ही साथ माइक्रोवेव के लिए भी उसमें अलग कैटेगरी दी गई है। इंसिनरेशन के लिए भी दिया गया है, जो मिनिमम टेम्परेचर वो 800 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और सेकेंडरी चैम्बर का जो है 10,050 होना चाहिए प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। और साइटोटॉक्सिक वेस्ट को ट्रक्स को जलाने के लिए जो यूज़ होगा वो होगा मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। सेम वे में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रूल्स दिए गए हैं। स्पिलेज मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स हैं वो डब्ल्यूएचओ ब्लू बुक के पेज 185 से 186 के बेसिस पे करा जाएगा। ऑल्दो इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, पर इसको आप पॉज़ करके वीडियो को इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, नोट्स में लिखना है तो लिख लीजिएगा। ऑल्दो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देखिए पूरा रूल जो BMWM रूल्स 2016 का नाम दिया हुआ है सिर्फ, क्या पढ़ना है उसमें से वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपसे कह दूँ कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे को कल गाली मत दीजिएगा। ये चीज़ ऐसा है कि चीज़ है, पार्ट है, तो मैंने आपको बता दिया। अब तक क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं इसमें। क्वेश्चन ज़्यादातर कैटेगरी बेस्ड में ही पूछे जाते हैं। इन्हीं 4 चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आएँगे इसमें थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल इस चीज़ को आप थोड़ा पॉज़ करके एक बार पढ़ लीजिए। समझाने में इसमें कुछ समझाने का है नहीं, फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा तो अच्छा नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन्स देख लेते हैं और इससे आई थिंक आपका कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। क्वेश्चन्स मैंने ऑल्दो अपने एक टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही भेज दिए थे। कुछ लोगों ने सही आंसर किए हैं, वेल एंड गुड। जिन्होंने सही आंसर नहीं किए हैं, अब आपने लेक्चर देख लिया, आई थिंक अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज़ द लोएस्ट चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बायोमेडिकल वेस्ट? हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लैबोरेटरीज़ या एग्रीकल्चरल लैंड? तो उसका सही आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और लैबोरेटरीज़ में तो वेस्ट जनरेट होगा ही, जैसे मैंने आपको बताया था कहाँ-कहाँ जनरेट हो सकता है वेस्ट। बट एग्रीकल्चरल लैंड में तो कोई बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट नहीं होगा। Which of the following is not a biomedical waste? Animal waste, microbiological waste, chemical waste या domestic waste? जैसा आपको साफ-साफ दिख रहा है इसमें, डोमेस्टिक वेस्ट एक अलग कैटेगरी ऑफ वेस्ट है और ये बाकी 3 बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरी में आते हैं। Which of the following is categorized as an incineration waste? इंसिनरेशन वेस्ट में कौन क्या है? इंसिनरेशन एश, एनिमल वेस्ट, सॉइल वेस्ट या साइटोटॉक्सिक डक्ट्स? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या इंसिनरेशन में किस चीज़ को इंसिनरेट किया जाता है? तो यहाँ पे आएगा आपका साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी ऐसे एक सही आंसर है इसका और एनिमल वेस्ट को भी। तो इसका राइट आंसर इज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, एनिमल वेस्ट नहीं होगा। इंसिनरेशन एज तो प्रोड्यूस होती है इंसिनरेशन के बाद, एनिमल वेस्ट को नहीं करते एनिमल। थोड़ा सा मुझे डाउट है इसमें, तो एक बार देख लेंगे, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। मेजर जो उसका सही आंसर आई थिंक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होना चाहिए। ये द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट? कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट मेथड नहीं है? इंसिनरेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग या सीविंग? देखिए इंसिनरेशन हमने आपको बताया कि होता है, डिसइंफेक्शन भी किया जाता है, ऑटोक्लेविंग भी की जाती है। सीविंग क्या है? सीविंग देखिए बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल से सेपरेट करने का टेक्निक होती है। सीव मतलब छन्नी एक टाइप की। ये सीव है, मान लीजिए बड़े पार्टिकल्स डाले गए और जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे अलग हो जाएंगे और बड़े पार्टिकल्स यहाँ रुक जाएंगे। तो सीविंग तो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट का कोई तरीका है नहीं जो हमने अभी तक पढ़ा। तो द राइट आंसर इज सीविंग। अब देखिए साइटोटॉक्सिक्स शुड बी प्लेस्ड इन विच कंटेनर? जो दवाइयाँ मेडिसिन की हम बात कर रहे थे किस कंटेनर में थी, आपको याद होगा तो उसको देखिए। येलो कैटेगरी, यहाँ देखिए, ये देखिए मेडिसिन्स। मेडिसिन्स जो है दे आर इन द येलो कैटेगरी, तो येलो कंटेनर द राइट आंसर। तो इस तरह की कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे थोड़ा डाउट है, मैं एक बार क्लियर होके आपको इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा राइट आंसर इसका क्या है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं काफ़ी कोशिश की है आपको ये चीज़ समझाने की, जितना शॉर्ट में समझा सकता था समझाया मैंने आपको। पीडीएफ में डाल दूँगा, पढ़ लीजिएगा आपको अगर टाइम हो तो, नहीं तो इस वीडियो से आप नोट्स बना लीजिए, इतना ही बहुत है आपके लिए फॉर नेट एग्ज़ाम। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, बस चीज़ें पढ़नी है, रटनी है, थोड़ी-सी याद रखनी है दिमाग में और
एग्ज़ाम में आंसर उसको करना है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि 3-4 कैटेगरी दे देते हैं, इस पर आजकल ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं कि ए-बी-सी-डी दे दिया और इधर कुछ ऑप्शन दे दिए और उन्होंने कह दिया कि मैच करो। यहाँ पे लिख दिया येलो, ब्लू, रेड, व्हाइट और यहाँ वेट्स के नाम दे दिए, तो आप मैच करते रहिए इनको। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको तैयारी तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए किस तरह से पूछ सकता है आपसे, थोड़ा दिमाग लगाइए और आपकी तैयारी आई थिंक अच्छी हो रही होगी। एग्ज़ाम तो हो चुका है आप लोगों का, जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।